हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और जैसे कि सोफ़ीज़ वर्ल्ड की सीरीज़ चल रही है, सो ये सोफ़ीज़ वर्ल्ड का लास्ट पार्ट है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जब सोफ़ी किरकेगार्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करती है, उस वक्त उसकी लाइफ और माइंड दोनों में एक अजीब सी एग्जिस्टेंशियल कन्फ्यूजन चल रही होती है। उसे लगता है कि वो दो अलग दुनिया में जी रही है, एक अपनी रियल दुनिया, स्कूल, फ्रेंड्स, मॉम, और एक वो स्ट्रेंज फिलोसफिकल वर्ल्ड जहाँ हिल्डे, अल्बर्ट नैग और फिलोसोफर्स के लेटर्स हैं। इसी कन्फ्यूजन और डुअल रियलिटी को समझने के लिए जॉस्टन गार्डर एक ब्रिलियंट रेफरेंस देते हैं ल्यूइस कैरोल की क्लासिक नॉवल एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। सोफ़ी को एहसास होता है कि वो बिल्कुल एलिस की तरह है। जिस तरह एलिस एक रैबिट के पीछे चली जाती है और एक बिल्कुल अजनबी उलझी हुई दुनिया में गिर जाती है, वैसे ही सोफ़ी भी एक फ़िलॉसफ़िकल रैबिट होल में गिर चुकी है। यहाँ एलिस का रेफरेंस किरकेगार्ड के एग्जिस्टेंशलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। एलिस जैसे अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है और कहती है, हु इन द वर्ल्ड एम आई? दैट्स द ग्रेट पज़ल। यही सवाल सोफ़ी भी पूछ रही होती है, मैं कौन हूँ? और यही किरकेगार्ड का पॉइंट है। हमारी असली आइडेंटिटी तब समझ आती है जब हम दुनिया की सुपरफिशियल चीज़ों को छोड़कर अपने अंदर झांकते हैं। सोफ़ी भी अब ये समझने लगती है कि सिर्फ रीजनिंग या एक्सटर्नल रूल से कोई रियल मीनिंग नहीं मिलता। एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल अंदर होती है। किरकेगार्ड ने 3 लाइफ स्टेजेस बताए हैं: एस्थेटिक स्टेज, एथिकल स्टेज एंड रिलीजियस स्टेज। एस्थेटिक स्टेज जहाँ बंदा सिर्फ प्लेजर के लिए जीता है, मज़ा, फन एंड ब्यूटी। एथिकल स्टेज जहाँ इंसान मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जीता है, और रिलीजियस स्टेज जहाँ कोई भी इंसान अपने आप को गॉड के हवाले कर देता है, इवन विदाउट लॉजिक। ये लीप ऑफ फेथ होती है। अब सोफ़ी कंफ्यूज होती है कि क्या सिर्फ लॉजिक से सब कुछ समझा जा सकता है, या फेथ का भी कोई रोल है। हिल्डे, जो इन सब लेटर्स को सीक्रेटली पढ़ रही होती है, किरकेगार्ड के थॉट से काफ़ी इंस्पायर होती है और अपने फादर मेजर अल्बर्ट नैग के इंटेंशंस को और डीपली समझने लगती है। किरकेगार्ड का कहना था कि दुनिया में हर शख्स को सब्जेक्टिव ट्रूथ ढूंढना पड़ता है, जो हर किसी के लिए अलग होता है, और इसी ट्रूथ तक पहुंचने के लिए कभी कभी हमें एब्सर्डिटी यानी नॉनसेंस के थ्रू भी गुजरना पड़ता है। एलिस वंडरलैंड भी ऐसी ही जगह है जहां लॉजिक काम नहीं करता। एवरीथिंग इज़ एब्सर्ड, अपसाइड डाउन, इलॉजिकल, बट स्टिल एलिस को अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने के लिए ये जर्नी करनी पड़ती है। यही एग्जिस्टेंशलिज्म का कोर है: स्ट्रगल, डाउट, चॉइस और पर्सनल लीप ऑफ फेथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है कार्ल मार्क्स की। 19th सेंचुरी का यूरोप एक अजीब सी चेंज से गुजर रहा था। सोफ़ी और अल्बर्टो एक और टाइम ट्रैवल ट्रिप पर निकले हैं। इस दफ़ा वो विक्टोरियन लंदन के इंडस्ट्रियल स्लम्स जैसी जगहों में पहुंचते हैं। वहाँ फैक्ट्रीज़ का धुआं, नैरो एलीज और मज़दूरों के थके हुए चेहरे उनका पहला वेलकम करते हैं। मशीन्स की चीखती आवाज़ें, जिन्होंने मज़दूरों को, मैनुअल लेबर को रिप्लेस किया था। बच्चों का मज़दूरी में बिज़ी होना और एडल्ट्स का होपलेस चेहरा, सब कुछ एक ही बात कह रहा था: ये इंडस्ट्रियल एज सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, एक्सप्लॉयटेशन भी लाई है। ये वो दौर था जब एग्रीकल्चर से लोग अर्बन इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट कर रहे थे। अल्बर्टो सोफ़ी को बताता है कि ये सब देखने के लिए ही वो उसे कार्ल मार्क्स के चैप्टर में लाया है। कार्ल मार्क्स, जो 1818 में जर्मनी में पैदा हुआ था, समझता था कि सोसाइटी का असली स्ट्रक्चर इकोनॉमिक बेस पे डिपेंड करता है, ना कि रिलीजन या आइडियाज़ पे। उसके नज़दीक हर हिस्टोरिकल एरा में एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। पहले ज़माने में वो स्लेव्स थे, फिर अब कैपिटलिस्ट ज़माने में मज़दूर यानी प्रोलिटेरिएट हैं। अल्बर्टो उसे समझाता है कि मार्क्स ने एक्सप्लॉइटेशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, सरप्लस वैल्यू। मतलब ये कि मज़दूर जितना काम करता है उसकी असल वैल्यू उसे नहीं मिलती। बॉस या बर्जोजी वो वैल्यू ले लेता है और उसे सिर्फ मिनिमम वेजेस मिलती है।
यही सिस्टम मार्क्स के नज़दीक इंसानी डिग्निटी को डिस्ट्रॉय करता है। मजदूर सिर्फ एक टूल बन जाता है जिसे काम के अलावा कोई वैल्यू नहीं दी जाती। उस वक्त सोफ़ी के सामने एक सीन होता है। एक छोटी सी लड़की सर्दी में बेहाल फुटपाथ पर मैचेस बेच रही होती है। अल्बर्टो उसे बताता है कि ये द लिटिल मैच गर्ल है, हंस क्रिश्चियन एंडरसन की लिखी हुई कहानी। हर मैच जलाते वक्त उसे एक खूबसूरत सीन नज़र आता है, कभी उसकी दादी, कभी गरम सूप, लेकिन असल में वो फ्रीज़ हो रही है और आखिरी मैच के बाद वो मर जाती है, तन्हा और भूल दी गई। सोफ़ी का दिल भर आता है। अल्बर्टो कहता है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सच है, जहाँ गरीब की मौत भी मैटर नहीं करती। अगला सीन और भी इम्पैक्टफुल होता है। एक पुराने बिल्डिंग के अंदर वो दोनों एबेंजर स्क्रूज को देखते हैं, जो अपने काउंटिंग हाउस में बैठा है, पैसे गिन रहा है और क्रिसमस के दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सोफ़ी उसे पहचान लेती है, ये तो अ क्रिसमस कैरोल का कैरेक्टर है। अल्बर्टो कहता है कि स्क्रूज सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि एक सिस्टम का सिंबल है, जो सिर्फ पैसा समझता है, इमोशंस नहीं। जब घोस्ट उसे उसका फ्यूचर दिखाते हैं, तब उसे समझ आता है कि अगर वो चेंज नहीं हुआ तो वो तन्हा और मीनिंगलेस ज़िंदगी जिएगा, बिल्कुल उन रिच कैपिटलिस्ट की तरह जो सोसाइटी के इमोशनल वैल्यूज़ को खो चुके हैं। अल्बर्टो उसे मार्क्स का एक और आइडिया बताता है, एलिनेशन। मतलब ये कि मज़दूर जब अपने काम पे कंट्रोल नहीं रखता, जब उसे सिर्फ एक मैकेनिकल टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो अपने आप से अलग हो जाता है, अपने काम से, अपने नेचर से और सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड फील करता है। सोफ़ी कहती है, तो इस सिस्टम को मैं कोई रियल कनेक्शन बचा ही नहीं है। अल्बर्टो सिर्फ एक उदासी के साथ हाँ में सिर हिलाता है। वो कहता है कि मार्क्स के नज़दीक रिलीजन भी एक इल्यूजन है, एक ओपियम ऑफ द पीपल। ये एक नशा है जो गरीब लोगों को उनकी सफरिंग भूलने में मदद देता है, लेकिन उनकी कंडीशन चेंज नहीं करता। इस स्टेटमेंट पे सोफ़ी शॉक होती है, लेकिन अल्बर्टो क्लैरिफाई करता है कि मार्क्स रिलीजन के अगेंस्ट नहीं, लेकिन उसके मिसयूज़ के ख़िलाफ़ था, जो रूलर्स यूज़ करते हैं लोगों को चुप करवाने के लिए। इस चैप्टर के एंड में सोफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे लगता है कि सोसाइटी जिसे वो मॉडर्न कहती है, असल में कितनी अनजस्ट है। अल्बर्टो कहता है कि मार्क्स का विजन एक क्लासलेस सोसाइटी का था, जहाँ सब लोग इक्वल हों, सबके पास ओनरशिप हो और कोई किसी का बॉस ना हो। लेकिन वो ये भी बताता है कि मार्क्स के आइडियाज़ का मिसयूज़ हुआ, जैसे सोवियत यूनियन में ऑथोरिटेरियन सिस्टम बन गए और ओरिजिनल फ़िलॉसफ़ी को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। जब वो वापस आते हैं, सोफ़ी के चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन होता है। उसे समझ आ गया है कि फ़िलॉसफ़ी सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का ज़रिया भी है। वो कहती है, अल्बर्टो, हम कुछ कर क्यों नहीं सकते? इतने सारे लोग रो रहे हैं और हम सिर्फ थ्योरीज डिस्कस करते हैं। अल्बर्टो उसे देखता है और कहता है, इसलिए फ़िलॉसफ़ी पढ़ी जाती है ताकि हम सिर्फ समझें नहीं, लेकिन बदलें भी। अब फ़िलॉसफ़ी का सफ़र साइंस की तरफ मुड़ता है। जब सोफ़ी डार्विन की थ्योरीज़ के बारे में सीखती है, अल्बर्टो उसे बताता है कि डार्विन ने दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया, कि लाइफ रैंडमली नहीं बनी, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए मिलियंस ऑफ सालों में इवॉल्व हुई। सोफ़ी शॉक्ड होती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि इंसान कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं, बल्कि एक लॉन्ग बायोलॉजिकल प्रोसेस का रिज़ल्ट है। सोफ़ी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसने चर्च में सुना था कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन फ्रॉम क्ले, लेकिन डार्विन कहता है कि हम इवोल्यूशन के ज़रिए आए हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम सब सिर्फ एडवांस्ड एनिमल्स हैं? अल्बर्टो मुस्कुराता है, यस, एंड स्टिल वी थिंक, फील एंड आस्क क्वेश्चंस। दैट्स व्हाट मेक अस स्पेशल। डार्विन ने बताया कि नेचर में हर स्पीसीज़ को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट करना पड़ता है और सिर्फ वो ही सर्वाइव करता है जो बेस्ट अडेप्टेड हो। ये कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से मशहूर हुआ। सोफ़ी का फेथ साइंस में बढ़ने लगा, लेकिन एक एग्जिस्टेंशियल कन्फ्यूजन भी होती है। अगर हम सिर्फ नेचर के प्रोसेस का रिजल्ट हैं, तो फिर हमारी आइडेंटिटी का क्या मतलब है? हिल्डे इस चैप्टर को इमोशनल नज़र से देखती है। वो सोचती है कि अगर सब कुछ साइंटिफिक है, तो लव, एथिक्स और मीनिंग का सोर्स क्या है?
यहाँ से नॉवेल का टोन और ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि अब क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस का पर्पस का है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है सिगमंड फ्राइड की। जब सोफ़ी और अल्बर्टो फ्राइड के आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, उनका फोकस इंसान के जहनी प्रोसेसेस पर होता है। फ्राइड ने कहा कि हर इंसान के एक्शन सिर्फ कॉन्शियस थिंकिंग से नहीं बल्कि अनकॉन्शियस डिज़ायर से भी कंट्रोल होते हैं। उसने माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इट हमारी बेसिक डिज़ायर्स, ईगो हमारी कॉन्शियस सेल्फ जो डिसीजन लेती है, सुपर ईगो हमारी मोरल पुलिस जो हमें गिल्ट फील करवाती है। सोफ़ी को ये सुनकर एक झटका लगता है। क्या सच में हमारा बिहेवियर उस सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है जो हमें दिखाई भी नहीं देता? उसे लगता है कि वो भी किसी हिडन फोर्स से चल रही है। जैसे अल्बर्ट टैंक जो इस पूरी स्टोरी को लिख रहा है, फ्राइड के थ्रू सोफ़ी समझती है कि अगर हम अपने अनकॉन्शियस को नहीं समझें तो हम कभी अपनी आइडेंटिटी को नहीं जान सकते। हिल्डे भी फ्राइड के कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सपीरियंस करती है जब वो देखती है कि उसके फादर अल्बर्ट नैक सोफ़ी की ज़िंदगी के हर लम्हे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो सोचती है क्या इंसान कभी ट्रूली फ्री हो सकता है? हिल्डे जब ये सब पढ़ रही होती है तो उसके माइंड में एक ख़्याल आता है क्यों ना वो एक चीटिंग करके इस बुक का फ़ाइनल पेज ही पढ़ ले। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फिर वो सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसे याद आता है जो भी उसने ख्वाब में देखा था। उसने देखा था कि उसके फादर जो हैं वो लेबनान से वापस आ चुके हैं और हिल्डे जो है सोफ़ी के साथ एक रास्ता क्रॉस कर रही है और उसके हाथ में उसका गोल्ड का क्रूसीफिक्स है। फिर वो वापस से बुक को रीड करना स्टार्ट करती है। सोफ़ी उस मेजर्स कैबिन में ही है और फिर जब वो बाहर निकलती है तो वो एक पेड़ पे चढ़ने वढ़ने की कोशिश करती है तो वहाँ पे उसको एक गूस मिलती है और जो गूस होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो बोल पा रही है जिसका नाम मॉर्टिन है। यहाँ पे जिक्र हो रहा है अ मैजिकल गूस का फ्रॉम द बुक द एडवेंचर ऑफ निल्स और वो बोलता है गूस के वो लेबनान से उड़कर यहाँ पर आया है और बताता है कि वो अपने साथ एक 14 ईयर ओल्ड बॉय जिसका नाम निल्स है उसको अपने ऊपर बिठा के लेकर आया है। अब सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम इतनी बड़ी लड़की को अपने ऊपर बिठा के कैसे ले आए? तो मॉर्टिन बताता है कि मैंने नील को एक थप्पड़ मारा था जिसके बाद वो एक अंगूठी के बराबर हो गया था और उसको मैं लेकर आ गया। तो फिर सोफ़ी उसको इग्नोर करती है और बोलती है कि उसको एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, उसके लिए जाना है। लेकिन मॉर्टिन बोलता है कि एक ओल्ड वुमन है जो कि प्लान कर रही है टू राइट अ बुक अबाउट निल्स एडवेंचर और मॉर्टिन उसको बताता भी है कि अगर तुम चाहो मैं तुमको भी अपनी बैग के ऊपर बिठा करके पूरे यूरोप की सैर करा सकता हूँ। और जब वो उसकी बैग के ऊपर बैठकर पूरी सैर कर लेती है फिर वो अपने वापस से अपने साइज़ में आ जाती है और उसको थैंक यू बोलती है। फिर जो मॉर्टिन है वो चला जाता है वहाँ से। अब सोफ़ी वापस अपने घर चली जाती है। वो और उसकी मॉम बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। फिर अल्बर्टो सोफ़ी को कॉल करता है और बोलता है कि हमें एक सीक्रेट प्लान डिस्कस करना है और जिसके लिए तुम्हें कैफ़े पियरे पर आना होगा। फिर वो जब कैफ़े पियरे पर पहुंचती है सोफ़ी वेट्स फॉर अल्बर्टो देयर। फिर वहाँ पे अल्बर्टो आ जाता है, लाइट्स डिम होती है और वो उसको मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो बताता है नीत्शे के बारे में जिनका कहना था द गॉड इज़ डेड। यहाँ वो लिटरल गॉड की बात नहीं करता बल्कि उस ओल्ड मॉरल ऑर्डर की बात करता है जो रिलीजन के थ्रू बना था। उसका मानना था कि मॉडर्न मैन ने गॉड में बिलीफ ख़त्म कर दिया है लेकिन उसकी जगह कोई नई वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं किया, कोई नया वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं किया। अब इंसान खुद अपना मीनिंग क्रिएट करे एक सुपरमैन बनकर। सोफ़ी को ये आइडिया रिबेलियस लगता है लेकिन वो सोचती है क्या हर इंसान अपने लिए खुद वैल्यूज़ क्रिएट कर सकता है? क्या कोई एब्सोल्यूट राइट या रॉन्ग नहीं होता? नीत्शे की फ़िलॉसफ़ी सोफ़ी के लिए एक स्पार्क बन जाती है। अब वो सिर्फ रीडर नहीं बल्कि क्रिएटर बनना चाहती है। अल्बर्ट नैक के लिखे हुए लेटर्स में हिल्डे एक नए टॉपिक तक जाती है, कॉस्मोलॉजी। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी का जिक्र होता है कि कैसे पूरी यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। ये आइडिया प्रोफाउंड है क्योंकि इससे पहले दुनिया रिलीजियस स्टोरीज़ पर बेस्ड थी।
सोफ़ी के लिए ये साइंस और फ़िलॉसफ़ी का मेल्टिंग पॉइंट है। उसे लगता है कि अगर हमारी ओरिजिन एक एक्सप्लोजन से हुई है, तो फिर हमारी लाइफ़ का मीनिंग हम खुद बनाएँगे, क्योंकि नेचर इंडिफरेंट है। इस चैप्टर में सोफ़ी को अपने क्वेश्चन का कुछ जवाब मिलता है, लेकिन ये जवाब इमोशनल नहीं लॉजिकल होता है। वो फिर भी कन्फ्यूज़्ड होती है, लॉजिक इज़ नॉट ऑलवेज़ कम्फर्टिंग। फिर यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है, जहाँ ट्रुथ, मीनिंग और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट टोटली फ्लूइड हो जाते हैं। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं कि कोई सिंगल यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, हर नैरेटिव अपना ट्रुथ बनाता है। सोफ़ी को अब समझ आता है कि उसका एग्जिस्टेंस भी एक नैरेटिव है, एक कहानी, लेकिन वो इस कहानी का पैसिव कैरेक्टर बनने के बजाय अपने आप को एक नैरेटर बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट चैप्टर है द गार्डन पार्टी, सोफ़ी की रिबेलियन और सिंबॉलिक एस्केप। ये चैप्टर एक विजुअल मेटाफर है। सोफ़ी की मॉम उसका बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन सब कुछ अजीब और सरियल होता है। गेस्ट बिहेव करते हैं जैसे कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। सोफ़ी को रियलाइज़ होता है कि वो अब भी मेजर नैक के कंट्रोल में है। पार्टी में सब कुछ अब नॉर्मल है। एक लड़की सडनली कहानी सुनाने लगती है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। लोग ऑकवर्ड और रोबोटिक तरीके से बिहेव करते हैं। नेचर के एलिमेंट्स भी स्ट्रेंज होते जा रहे हैं, जैसे टाइम थम गया हो। ये पार्टी सोफ़ी की रियलिटी के अगेंस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। ये उसका फाइनल रिबेलियन है। वो अल्बर्टो के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो इस स्टोरी से इनविजिबल होकर निकल जाएगी। उनका प्लान ये होता है, जब पार्टी क्लाइमेक्स पर पहुंचेगी वो क्वाइटली डिसअपियर हो जाएंगे। जब वो इनविजिबल हो जाती है, उसका मतलब ये है कि अब वो किसी की कहानी का हिस्सा नहीं रही। वो एक फ़िक्शन में लिखी कैरेक्टर होने से निकलकर एक प्योर आइडिया बन जाती है, एक ऐसी सोच जो अब कंट्रोल में नहीं है। हिल्डे रियल वर्ल्ड में ये सब रीड कर रही होती है और उसे फ़ील होता है कि उसकी सिंपैथी अब सोफ़ी के साथ है, ना कि अपने फादर के। ये पार्टी लिबरेशन और एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम का एलिगरी बन जाती है। लास्ट चैप्टर, काउंटर पॉइंट, ये सोफ़ीज़ वर्ल्ड का पोइटिक और फिलोसफिकल कंक्लूजन है। काउंटर पॉइंट एक म्यूज़िकल टर्म है जब दो मेलोडीज़ एक साथ चलती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट और यूनिक होती हैं। इसी तरह इस चैप्टर में सोफ़ी और हिल्डे दोनों की कहानियाँ पैरेलल चल रही होती हैं, अलग लेकिन इंटरकनेक्टेड। अब वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो चुके हैं। वो रियल लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को टच कर सकते हैं और वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। वो नेचर ऑब्जर्व करते हैं और अब उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑब्जर्वेशन और सोच बन चुकी है। सोफ़ी को पहली बार साइलेंस और बीइंग का रियल मीनिंग समझ आता है। अब उसे किसी के अगेंस्ट रिबेल नहीं करना, अब वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है विद अवेयरनेस। वो अल्बर्टो से कहती है, मे बी वी हैव बिकम आइडियाज़, और यही मैसेज है, आइडियाज़ कभी मरते नहीं, वो टाइमलेस होते हैं। दूसरी तरफ हिल्डे, हिल्डे अपने फादर से सीक्रेटली नाराज़ है, लेकिन वो ओपनली आर्ग्यू नहीं करती। वो साइलेंटली रेजिस्टेंस करती है। जब वो सोफ़ी के इनविजिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को देखती है, तो उसे लगता है कि वो भी अपनी दुनिया में सोफ़ी जैसी आज़ाद हो सकती है। नॉवल के एंड में हिल्डे अपने फादर के ऊपर एक प्रैंक प्लान करती है, जिसमें वो मिरर रखती है जहां सोफ़ी की रिफ्लेक्शन आती है। ये एक सिंबलिक एक्ट है कि सोफ़ी अब हिल्डे के लिए एक रियल फोर्स बन चुकी है, एक फिक्शनल कैरेक्टर जो रियल सोच में कन्वर्ट हो गया। ये नॉवल हमें सिखाता है कि फ़िलॉसफ़ी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर शख्स के अंदर चल रही एक सर्च है, आइडेंटिटी, फ्रीडम और मीनिंग की। सोफ़ी और हिल्डे दोनों इस सर्च में हमारे गाइड बनते हैं। सो गाइज़, यहीं पे नॉवल एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को ये नॉवल ज़रूर पसंद आई होगी